एग्जाम विदा एकेडमी में आपका स्वागत है। बिल्कुल। और आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, ये विशेष डीप डाइव यानी गहन विश्लेषण उन सभी के लिए बेहद कारगर और यूजफुल रहेगा जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे और पुलिस जैसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सही कहा। अगर आप इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो ये चर्चा आपके बहुत काम आएगी। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एकदम। तो आज का मुद्दा क्या है? आज हम बात करने वाले हैं 2011 की जनगणना पर। ओके। यानी सेंसस 2011 और इसका जो पूरा ऐतिहासिक विकास रहा है उस पे चर्चा करेंगे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हाँ, क्योंकि लगभग हर किसी को लगता है ना कि जनगणना सिर्फ आंकड़ों का एक बोरिंग लंबा चौड़ा पुलिंदा है। वही तो, लोग इसे बस नंबर समझ लेते हैं। एग्जैक्टली। पर असल में ये उन दबे हुए सच का आईना है जो हमारे पूरे देश की एक जीती जागती तस्वीर पेश करता है। ये बहुत ही सटीक शुरुआत की आपने। अगर हम इन आंकड़ों को सिर्फ नंबर्स की तरह देखना बंद करें ना, तो समझ आएगा कि सेंसस आखिर क्यों इतना जरूरी है। हाँ, मतलब इसका मकसद क्या है आखिर? देखिए, ये सिर्फ कितने लोग जिंदा हैं उनकी गिनती तक सीमित नहीं है। अच्छा। ये एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक रिपोर्ट है जो हमें साक्षरता यानी लिटरेसी, सेक्स रेशियो और आर्थिक स्थिति जैसी चीजों की जमीनी हकीकत बताती है। राइट। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या देश की पॉलिसी बना रहे हो, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि समाज का कौन सा हिस्सा पीछे छूट रहा है, आप आगे का रास्ता तय ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इस डीप डाइव का आज का मिशन भी यही है। हम सिर्फ फैक्ट्स को रटने नहीं वाले हैं। हाँ, रटने से तो भूल जाएंगे। वही तो, हम इन आंकड़ों के पीछे की कहानियों को और कड़ियों को जोड़ेंगे ताकि परीक्षा के नजरिए से जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएं। ये एक बहुत बढ़िया अप्रोच है। तो आंकड़ों की बात करने से पहले मुझे लगता है ये जानना जरूरी है कि इस विशाल प्रक्रिया की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी। हाँ, थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। अगर मैं एक सिंपल एनालॉजी दूं तो जैसे स्कूल में सुबह सुबह रोल कॉल होता है ना, हाँ, ये जनगणना पूरे देश का एक बहुत बड़ा रोल कॉल है। सही बात है। पर सोचने वाली बात है कि इतने बड़े देश का रोल कॉल शुरू किसने किया? जैसा मैंने पढ़ा है, पहला छोटा प्रयास 1830 में ढाका सिटी में हुआ था, जिसे हेनरी वॉल्टर ने अंजाम दिया था। एग्जैक्टली। और इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी कहा जाता है। राइट। और अब पूरे देश के स्तर पर पहली बार 1872 में लॉर्ड मायो के समय में एक इनकम्प्लीट सेंसस हुई थी। हाँ, इनकम्प्लीट थे वो। और फिर फाइनली 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पहली कंप्लीट जनगणना हुई। उस वक्त W.C. प्लाउडन कमिश्नर थे। सही कहा आपने। What's fascinating here is कि 2011 की जो जनगणना जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं, वो इस ऐतिहासिक सफर की 15वीं जनगणना है। 15वीं? वाह। हाँ, और आजादी के बाद की अगर गिनेंगे तो ये 7वीं यानी 7th जनगणना है। अच्छा, आजादी के बाद की 7th। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात बताती हूँ, 1948 में आजादी के तुरंत बाद ही सेंसस एक्ट लाया गया था। तुरंत बाद ही? हाँ, ताकि इस पूरे प्रोसेस को एक कानूनी आधार मिल सके। एक नए देश को अपनी आबादी की गिनती का कानून सबसे पहले चाहिए था। ये तो सच में बहुत फैसिनेटिंग है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। इतना बड़ा डेटा आखिर कलेक्ट कौन करता है? हिमालय से लेकर अंडमान तक हर घर में जाना आसान तो नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। ये काम दरअसल ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर द्वारा किया जाता है। अच्छा। और परीक्षा के नजरिए से याद रखने वाली बात यह है कि 2011 में सीएम चंद्रमौली इस पद पर थे। सीएम चंद्रमौली, सही है। और उनका मोटो जानते हैं क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बहुत ही डीप मीनिंग है इसका। तो इस विशाल प्रशासनिक ढांचे को समझने के बाद अब आते हैं सबसे बड़े आंकड़े पर, यानी हमारी आबादी। एग्जैक्टली, हमारी आबादी। और ये आबादी सिर्फ गिनती नहीं है, देश की राजनीति तय करती है। हाँ, बिल्कुल करती है। 2011 के मुताबिक टोटल आबादी 1210.2 मिलियन थी, यानी लगभग 121 करोड़, जो कि पूरी दुनिया का 17.5% है। सोचिए, सिर्फ हमारे देश में 17.5% दुनिया रह रही है। और अगर स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा आबादी यूपी में दर्ज की गई, लगभग 16%। हाँ, और सबसे कम सिक्किम में। राइट। पर क्या हम डिकैडल ग्रोथ के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर सकते हैं? हाँ, जरूर। इस डिकैडल ग्रोथ या दशकीय वृद्धि पर रोशनी डालना बहुत जरूरी है।
2001 से 2011 के बीच हमारी आबादी करीब 17.64% बढ़ी। 17.64%, यानी लगभग 18.1 करोड़ लोग बढ़ गए। एग्जैक्टली और इस ग्रोथ में राज्यों के बीच काफी अंतर था। जैसे मेघालय में सबसे तेजी से आबादी बढ़ी, वहां की ग्रोथ 27.8% रही। बाप रे, 27.8। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहां नेगेटिव ग्रोथ देखी गई, लगभग -0.47%। नेगेटिव ग्रोथ, ये तो बड़ा अजीब है। हाँ, और जब नेगेटिव ग्रोथ की बात आती है ना, तो एग्जाम का एक क्लासिक पॉइंट सामने आता है, 1921 का साल, जिसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ था? उस दशक में अकाल और महामारी के कारण आबादी बढ़ने के बजाय नेगेटिव में चली गई थी। उसके बाद से आज तक कभी पॉपुलेशन गिरी नहीं, इसलिए उसे ग्रेट डिवाइड कहते हैं। ओ, तभी। ये एक बहुत अच्छा सवाल बन सकता है एग्जाम में। लेकिन अब एक और बात सोचिए, सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर इलेक्शंस? ये बड़ा डीप कनेक्शन है। वही ना, तो इसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है? अगर यूपी वगैरह की आबादी लगातार बढ़ रही है, तो वहां के नेताओं की सीटें संसद में क्यों नहीं बढ़ रही? यही तो संविधान की खूबसूरती है। देखिए, आर्टिकल 82 के तहत डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग चुनाव क्षेत्रों को बांटता है। हाँ, जिसे हम डिलिमिटेशन कहते हैं। सही। लेकिन 84th अमेंडमेंट के तहत इस पूरी प्रक्रिया को 2026 तक के लिए रोक दिया गया, यानी फ्रीज कर दिया गया। पर क्यों? रोकने की क्या जरूरत थी? If we connect this to the bigger picture, तो बात ये थी कि साउथ इंडिया के राज्यों ने फैमिली प्लानिंग का अच्छा काम किया और आबादी कंट्रोल की। अच्छा, और नॉर्थ इंडिया में आबादी बढ़ती रही? बिल्कुल। अब अगर सीटें सिर्फ आबादी के आधार पर बढ़ा दी जाती, तो जिन स्टेट्स ने अच्छा काम किया उन्हें नुकसान होता, उनकी पॉलिटिकल पावर कम हो जाती। अरे हाँ, ये तो उनके साथ नाइंसाफी होती ना। एग्जैक्टली। इसलिए पॉलिसी और पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए सीटें फ्रीज कर दी गईं, ताकि नॉर्थ के राज्यों को भी अपनी आबादी स्थिर करने का वक्त मिले। वाह, ये कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर हो गया। तो आबादी और राजनीति के इस आंकड़ों से आगे बढ़कर अब देखते हैं कि ये आबादी सामाजिक पैमानों पर कहाँ खड़ी है। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले सेक्स रेशो का मुद्दा उठाते हैं, यानी प्रति 10,000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। 2011 में नेशनल एवरेज 943 था, और इसमें केरला सबसे आगे था 1084 के आंकड़े के साथ। वही हरियाणा 879 के साथ सबसे पीछे रह गया। देखिए, यहाँ ओवरऑल सेक्स रेशियो देखकर हम थोड़ा खुश हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत गहन चिंता का विषय सामने आता है जब हम बच्चों के सेक्स रेशियो को देखते हैं। बच्चों का सेक्स रेशियो यानी 0 से 6 साल का आयु वर्ग? हाँ, उसमें भारी गिरावट आई। 2001 में ये 927 था, जो 2011 आते आते घटकर 919 या 914 के आसपास आ गया। बाप रे, ये तो घट गया। बिल्कुल, और ये कन्या भ्रूण हत्या और ऐसी चीजों की तरफ इशारा करता है। और यहाँ पर केरला टॉप पर नहीं है। बच्चों के सेक्स रेशो में अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे निकल गया। वेट, रियली? Here's where it gets really interesting, क्योंकि लोग अक्सर सेक्स रेशियो देखते ही सीधा केरला टिक कर देते हैं बिना चाइल्ड वर्ड पढ़े। ये एक ट्रैप है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट ट्रैप है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर पर आते हैं। टोटल लिटरेसी 74.04% हो गई थी। हाँ, ये एक अच्छी खबर थी। पर एक हैरान करने वाला आंकड़ा और है। राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच सबसे ज्यादा अंतर यानी गैप दर्ज किया गया। लगभग 27.85% का गैप, जबकि मेघालय में ये गैप सबसे कम देखा गया। ये गैप दरअसल सिर्फ पढ़ाई का नहीं है। साक्षरता सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता, ये आर्थिक विकास और सामाजिक सोच को दर्शाता है। सामाजिक सोच मतलब आप उनकी पेट्रियार्कल और मैट्रिलिनियल सोसाइटी की बात कर रही हैं? बिल्कुल, पर इसमें एक पॉजिटिव साइड भी थी। गांव की महिलाओं यानी रूरल फीमेल्स की साक्षरता में इस दशक में सबसे ज्यादा सुधार देखा गया। वाह, ये एक बहुत अच्छा बदलाव है। तो सामाजिक स्थिति को समझने के बाद अब बारी है ये देखने की कि ये लोग रहते कहाँ हैं और काम क्या करते हैं। हाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी और वर्कफोर्स। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व को एक मजेदार तरीके से समझें। सोचिए, 1 स्क्वायर किलोमीटर का एक डिब्बा है। अच्छा, अब उस डिब्बे में कितने लोग फिट आएंगे? अगर नेशनल एवरेज देखें तो 382 लोग।
ठीक है। लेकिन वही डिब्बा अगर बिहार में हो तो एक डिब्बे में 1106 लोग घुसे हुए हैं और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग। बाप रे, 1106 लोग! ये तो जमीन और रिसोर्सेज पर बहुत बड़ा दबाव है ना? और रूरल अर्बन डिवाइड देखें तो 68.8% आबादी गांव में रहती है और 31.2% शहरों में। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा रूरल परसेंटेज है। अब यहाँ एक आंकड़ा जो है ना वो वर्कफोर्स से जुड़ा है और वो सबसे बड़ा पैराडॉक्सिकल आंकड़ा है इकोनॉमी का। कैसा पैराडॉक्स? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है जैसे खेती, माइनिंग आदि, ये सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, करीब 54.6%। अच्छा, आधी आबादी वही है। हाँ, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान सबसे कम है, सिर्फ 14.39%। बाप रे, लोग इतने सारे और पैसा इतना कम। वही तो। और इसके ठीक उलट टर्शरी सेक्टर यानी सर्विसेज में लोग बहुत कम हैं, सिर्फ 21.1%, पर जीडीपी में उनका योगदान सबसे ज्यादा है, लगभग 54.15%। वाह! तो क्या इसलिए लोग गांव से शहरों की तरफ भाग रहे हैं? हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि माइग्रेशन के फिगर्स बताते हैं कि यूपी से सबसे ज्यादा लोग बाहर गए, जिसे आउट माइग्रेशन कहते हैं, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग आए, यानी इन माइग्रेशन। वो कुछ शहरों की तरफ धकेल रही है। सही बात है। तो अब गांव, शहर और काम धंधे के बाद अब हम भारत की उस विविधता यानी डाइवर्सिटी को देखते हैं जो इस देश को बनाती हैं। धर्म और जाति के आंकड़े। हाँ, इन पर नजर डालना भी जरूरी है। और हम ये आंकड़े बिल्कुल निष्पक्ष रूप से स्ट्रिक्टली डेटा के आधार पर पेश करेंगे। एससी पॉपुलेशन देश में 16.6% थी और यूपी में एब्सोल्यूट नंबर सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर परसेंटेज देखें राज्य की आबादी का तो पंजाब सबसे आगे निकल जाता है। हाँ, ये परसेंटेज और एब्सोल्यूट नंबर्स का खेल परीक्षा में बड़ा कंफ्यूज करता है। एकदम। वैसे ही एसटी पॉपुलेशन 8.6% है। मध्य प्रदेश में एब्सोल्यूट एसटी नंबर सबसे ज्यादा हैं, जबकि लक्षद्वीप में परसेंटेज हाईएस्ट है। सही कहा। और अगर हम धार्मिक आंकड़ों को भी बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से एनालाइज करें तो 2011 के अनुसार हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.23%, क्रिश्चियन 2.3% और सिख 1.7% दर्ज किए गए थे। ओके। यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न हाईलाइट करना जरूरी है। जिस कम्युनिटी यानी मुस्लिम्स का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा पाया गया, उनका लिटरेसी रेट सबसे कम था। अच्छा। और जिस कम्युनिटी यानी जैन का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे कम था, उनका लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा था। हम यहाँ बिना किसी पक्षपात के सिर्फ आंकड़े बता रहे हैं ताकि एजुकेशन का असर समझ आए। बिल्कुल। पढ़ाई का सीधा असर आबादी के ठहराव पर पड़ता है। वैसे अगर भाषाओं का जिक्र करें तो हिंदी देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बनी, लगभग 57.1%। हाँ। उसके बाद इंग्लिश और तीसरे नंबर पर बंगाली आती है। सही बात है। तो देखिए, हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है इन आंकड़ों के जरिए। एकदम। तो अब इसका एक सार यानी समरी बना लेते हैं। हाँ, सोचिए कि 1951 में देश की आबादी सिर्फ 361 मिलियन और साक्षरता मात्र 18.33% थी। मात्र 18.33%? हाँ, और वहां से हम 2011 में कहाँ तक पहुंचे हैं, ये हमने अभी प्रैक्टिकली डिटेल में देखा। हमने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। बिल्कुल। और मैं एक बार फिर सुनने वालों को याद दिला दूं कि ये सारे फैक्ट्स किसी भी परीक्षा के लिए कितने कारगर हैं। आपको सिर्फ आंकड़े रटने नहीं हैं, उनका पैटर्न समझना है, जैसा हमने आज चर्चा की। एक आखिरी थॉट छोड़कर जाना चाहूंगी मैं यहाँ पर। हाँ, बताइए। 2011 के आंकड़े हमने डिटेल में समझे, लेकिन आने वाले वक्त में शायद 2024 या 2025 में जो अगली जनगणना होगी, जो कि पूरी तरह से डिजिटल होने वाली है। हाँ, डिजिटल होगी इस बार। सोचिए, उसमें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए दौर की आबादी का क्या नया सच देखने को मिलेगा। यह तो सच में सोचने वाली बात है। क्या हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, वो देश की किस्मत बदल पाएगी? ये आने वाला समय ही बताएगा। एक बहुत ही प्रोफाउंड विचार है ये, जिसके साथ हम इस डीप डाइव को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस डीप डाइव ने आपके दिमाग के कुछ तार जोड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एग्जाम विद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और डीप डाइव में